नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी लेक्चर सीरीज के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका चैप्टर चल रहा है, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है, इसकी चर्चा की गई है। इसके बीच में भाग 6 में है, संविधान के भाग 6 में, यह ध्यान रखिएगा। कल हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा तो गवर्नर के बारे में अनुच्छेद 153 में चर्चा की गई है। और इसी अनुच्छेद 153 के बाद अनुच्छेद 163 में, किसमें? अनुच्छेद 163 में यह बताया गया है कि गवर्नर को अर्थात राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये आप देखिए, एक मिनट। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा था, क्लियर बताया गया कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह, ये कल हमने बताया था। तो वही जो 163 है, तो मंत्री परिषद का हेड होता है सीएम, मुख्यमंत्री। तो इस मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, ये भी तो एग्जीक्यूटिव का ही अंग हो गए, ये भी तो कार्यकारी का ही अंग हो गए, ठीक है ना, कार्यपालिका का ही अंग है। तो आज हम लोग सीएम के बारे में पढ़ेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है इसी के बारे में, सीएम कौन बन सकता है, सीएम कैसे बन सकता है, इसकी पदावधि क्या होती है, इन सब सारी चीज़, इसे कैसे हटाया जा सकता है, इसके पावर क्या क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो आपको वही चीज़ें जो कल हमने बताई थी, वही बात अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, और संसदीय प्रणाली व्यवस्था केंद्र के साथ साथ राज्य में भी लागू है। और राज्य में लागू होने के कारण वास्तविक प्रमुख कोई अलग होता है और संवैधानिक प्रमुख कोई अलग होता है। तो हमने कल ही बताया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन राजनीतिक प्रमुख कह लें या वास्तविक प्रमुख कर लें या वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो वो मुख्यमंत्री करता है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं सवाल आए संवैधानिक प्रमुख कौन है तो राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख कौन है तो मुख्यमंत्री। ठीक है, यह मुख्यमंत्री उसी प्रकार से जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, जितनी शक्तियां प्रधानमंत्री को केंद्र में हासिल है, वही सेम शक्तियां मुख्यमंत्री को राज्य में हासिल होता है। वास्तविक मुखिया होता है सरकार का। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा किस में है। तो 163 में हमने देख लिया कि 163 में यह बताया गया कि एक मंत्री परिषद होगी सलाह देने के लिए, बस। फिर 164 में बताया गया कि मंत्रियों का जो चुनाव होगा या सारा कुछ जो नियुक्ति होगा मंत्रियों और मुख्यमंत्री की, वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो इसके बारे में, नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री का किसमें दिया हुआ है? 164 में। और इसी में सारा कुछ, इसके शक्ति क्या होंगे, शपथ क्या होंगे, वेतन भत्ता, सारा कुछ इसी में दिया गया है। ठीक है, तो 163 और 164 को आप ध्यान रखेंगे। 163 है राज्यपाल के सलाह देने से संबंध, और 164 में बताया गया मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसके वेतन भत्ते, शपथ, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया। ये तीन चीज़ों को आप बढ़िया से, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री, चलिए ये तो बाद में देख लेंगे, सबसे पहले 164 को देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। सेंटर में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी तरीके से स्टेट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर, राज्यपाल करेगा। अब आपके मन में आएगा क्या कल के डेट में हमें, अगर मैं चाहूँ, सोनल कुमार चाहे कि कल के डेट में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, तो ऐसे ही एरा गरा नथु नैरा कोई भी बन जाएगा मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, किसी मतलब किसी व्यक्ति को, आपको भी, आप सुन रहे हैं ना, आपको भी अगर गवर्नर चाहे तो सीएम बना सकता है। शर्त यह है कि 25 साल से ऊपर उम्र हो आपकी, और 6 महीना के अंदर विधानसभा, या अगर विधान परिषद है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो विधान परिषद का आप सदस्य बन जाइए। अर्थात कहने का मतलब कि अगर, लेकिन अब ऐसे हमें थोड़े सीएम बनाएगा, वो तो पार्टी वाले जो बहुमत लाएंगे, उसके जो नेता होगा उसको बनाएंगे, या अगर बहुमत नहीं आई तो किसी एक राज्यपाल अपने हिसाब से किसी को बनाएगा, लेकिन वो नेता को ही बनाएगा, राजनेता को बनाएगा, हमें थोड़े बनाएगा। हमें तो बाहर भी ना रखे, हैं, है ना, विधानसभा के बाहर भी ना रखे। तो इसलिए तो यहाँ मुद्दे की बात यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? सबसे पहला शर्त है वह व्यक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। जैसे चुनाव होता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, जनता, राजद, ये सब का चुनाव होता है, उसमें जो दल बहुमत प्राप्त कर लिया और उसका जो नेता है उस नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है, पहला शर्त। अगर कोई दल बहुमत प्राप्त ना करे तब क्या होगा? फिर वहां पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, इसे विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और जो सबसे बड़ा दल होता है, सामान्यतः जो सबसे बड़ा दल हुआ उसके लीडर को, उसके नेता को बोलते हैं भाई आप बन जाओ सीएम। और सीएम बनने के बाद किसी को भी बना देते हैं और बोलते हैं कि लो भैया आपके पास 10 दिन टाइम है, आपको 1 दिन टाइम है, आपके 1 सप्ताह टाइम है, इतना दिन के अंदर आप अपना विश्वास सदन में हासिल कीजिए। मतलब आप बहुमत में आइए, आप सपोर्ट लीजिए, चाहे गठबंधन की सरकार बनाइए या क्या कीजिए, हमको मतलब नहीं, लेकिन आप इतना सपोर्ट लीजिए, बहुमत में आपको आना पड़ेगा। अगर वो बहुमत में आ गया राज्यपाल द्वारा दिए गए समय में, तब तो वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, नहीं आ गया तो फिर उसे वापस पुनः मुस्को भवह वाली कहानी हो जाएगी। ये चीज समझ के, पहला बहुमत दल का नेता, दूसरा बहुमत नहीं है तो किसी भी दल का नेता। चलो ये हो गया। अब मान लो कि अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है, चुनाव हुआ बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बहुमत ले आई, लेकिन किसी कारणवश नीतीश कुमार जी चुनाव में जीत नहीं पाए, वो हार गए। अब बताओ, नेता, उस पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। बहुमत दल का नेता इसको घोषित कर दे और उसके बाद राज्यपाल को बोले कि हाँ भैया आप नीतीश कुमार को बना लो, तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, अपॉइंट कर लेगा। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक मुश्किल रहेगी कि 6 महीना के अंदर, वो विधानसभा है ना बिहार में, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है बिहार में, तो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का सदस्य बन जाए। बात आगे समझ में? ये पूरा का पूरा आपके मुख्यमंत्री बनने का क्रियाकलाप, सारा कुछ सिस्टम ओके हो गया। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता को ही चुना जाता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी भी बनी है जहां पर विधान परिषद अगर है तो वहां के भी अगर कोई सदस्य है तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, किसी भी सदन का होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन पूछता कि क्या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री सिर्फ विधानसभा का सदस्य बनेगा? नहीं, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, बस होना चाहिए, और ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 6 महीना के अंदर बन जाए, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं बात मुख्यमंत्री की शपथ। अब चुनाव हो गया तो शपथ लेंगे ना, तो शपथ दिलवाता है इसको कौन? राज्यपाल। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं उन हर एक मंत्री का जो शपथ होता है वो कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। और राज्यपाल का शपथ कौन दिलवाता है? तो कल बताए थे, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ वो स्टेट, जिस स्टेट का है उसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया, शपथ ले लिए, चुनाव हो गया, तो भाई कितना दिन तक रहेंगे? तो सामान्यतः 5 साल तक रहते हैं मुख्यमंत्री। कितने दिन तक रहते हैं? 5 साल तक, अगर सारा कुछ सही ढंग से काम कर गया तो। अगर सही ढंग से काम ना किया, अर्थात अगर उनका सदन में बहुमत खत्म हो गया, सदन में बहुमत खत्म हो गया, प्रस्ताव होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है ना, तो अगर बहुमत उनका खत्म हो गया तो कभी भी राज्यपाल उनको हटा सकता है, ठीक है। ऐसे जनरली तो 5 साल रहता है, लेकिन बहुमत न रहने की स्थिति में राज्यपाल कभी भी उनको हटा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री खुद कहे, बोले कि भैया अब इसको भंग कीजिए मंत्रिपरिषद और दोबारा चुनाव करवाइए, तो भी उस समय हटाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य है, राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य है। तो जब कभी विघटन हो जाता है विधानसभा का, उसको विघटित कर दिया जाता है, उस समय भी मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करते रहता है जब तक कि नया मंत्रिपरिषद चुनाव करना आ जाए। ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद का विघटन तब तक, जिस तरीके से राज्यपाल होना जरूरी है ना, उसी तरीके से मंत्रिपरिषद होना जरूरी है, क्योंकि राज्यपाल कुछ एक मामलों में तो अपने विवेक का प्रयोग करता है, लेकिन अधिकतर मामलों में उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मंत्रिपरिषद होना ही होना चाहिए, ठीक है।
ये चीज समझ गए। विधानसभा में बहुमत न होने पर राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने देख लिया कैसे नियुक्ति की जाती है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उनका कार्यकाल है। इतना सारा चीज देख लिया। मुख्यमंत्री को वेतन के रूप में क्या मिलता है, विधानसभा सदस्य के रूप में जो वेतन मिलता है वही, और कुछ अलग से इनको एक्स्ट्रा भत्ते अलाउंसेज ये सब मिलते हैं। या अगर सदन चाह ले, सदन कहने का मतलब विधानसभा या विधानसभा चाह ले तो इनको कुछ स्पेशल अलाउंसेज या स्पेशल कैटेगरी में भी इनको रख सकता है। ये सदन पे डिपेंड करता है। ये पूरा का पूरा हम लोग देख लिए मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या होता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है तो सबसे पहला वो काम करता है कि अपने अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है कि भैया आप सोनल कुमार को शिक्षा मंत्री बना दीजिए, इनको गृह मंत्री बना दीजिए, इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए, इनको ये बना दीजिए, इनको वो। तो मुख्यमंत्री का पहला काम होता है कि राज्यपाल को सलाह देना कि भाई आप इनको मंत्री बनाइए। मतलब मंत्रिपरिषद के गठन करने में मुख्यमंत्री का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। पहला चीज समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के सिफारिश के बाद ही वो, उसके बाद किसी भी मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को या किसी भी मंत्री को विभाग, कौन मंत्रालय देना है, किसको क्या देना है वो दे सकता है। बाद में जरूरत हो तो फेरबदल कर सकता है। ये सारा काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। एक और चीज, ठीक है, सोनल कुमार को बना दिया शिक्षा मंत्री, कल के डेट में सोनल कुमार मुख्यमंत्री का बात नहीं माना, उसकी मतभेद हो गई, तो मुख्यमंत्री के पास पावर है, वो तुरंत राज्यपाल को बोलेगा कि साहब हमसे तो गलती हो गई, हम एक बहुत बेकार आदमी को बना दिए शिक्षा मंत्री, ये है शिक्षा मंत्री और काम कुछ और कर रहा है, इसको आप हटाइए। जैसे ही सलाह देगा मुख्यमंत्री वैसे ही राज्यपाल साहब हमको बुलाएंगे, बोलेंगे बाबू या तो तुम खुद ही रिजाइन करके जाओ और नहीं तो हम बर्खास्त करेंगे। तो बेइज्जती करवाने से बढ़िया है कि खुद ही निकल जाओ। तो वहां पे भी मुख्यमंत्री, अगर किसी से मतभेद उत्पन्न होता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देगा और राज्यपाल उसको बर्खास्त कर सकता है। ये चीज समझ गए। उसके अलावा कभी भी मुख्यमंत्री खुद त्याग पत्र देकर के पूरा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है, ठीक है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो गई, उस समय भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। तो ये मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ एक शक्ति और कार्य है, ठीक है। इसके अलावा अब राज्यपाल से संबंधित इसका क्या कार्य है, शक्ति है, ये देखते हैं। हाँ, एक चीज और देखिए, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता भी यही करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद अब राज्यपाल से संबंधित देखते हैं इसके क्या अधिकार और शक्ति है। तो राज्यपाल को ये प्रशासन संबंधी या विधान अर्थात विधायी संबंधित किसी भी चीज के बारे में राज्यपाल अगर मांगता है तो इसको जानकारी देगा। विधानसभा से संबंधित हो, कोई विधायी शक्ति से संबंधित हो या कोई प्रशासनिक चीजों से संबंधित हो, अगर राज्यपाल मांगता है तो उसे जानकारी देगा। कौन देगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, ये आप ध्यान रखिए, यह हमारा यहाँ देखिए तीसरा लाइन, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद के बीच को क्या फैसला लिया गया, क्या नहीं लिया गया, इन सारी चीजों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है, मुख्यमंत्री ही पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, मुख्यमंत्री ही पहुंचाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का कड़ी का काम कौन करता है, सॉरी, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी का काम कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अगर एक और चीज मान लिया जाए कि कोई एक मंत्री है, वो किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन राज्यपाल को लगा कि भाई ये मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में इसका बढ़िया से सलाह मशवरा नहीं हुआ है, वैसे कंडीशन में वो मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सकता है कि आप इस सब्जेक्ट को ले जाइए और मंत्रिमंडल में पूरा का पूरा बढ़िया से डिस्कशन कीजिए, फिर इसको ले आइए। तो ये भी मुख्यमंत्री के थ्रू जाता है यहाँ पे। उसके अलावा मुख्यमंत्री अपना सलाह देता है, किस मामले में सलाह देता है, पहला अधिवक्ता के अधिवक्ता नहीं, महाधिवक्ता इसको कहते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अधिवक्ता मतलब तो एडवोकेट हो जाएगा, महाधिवक्ता
स्टेट का होता है ना लीगल अथॉरिटी, सबसे हेड लीगल अथॉरिटी स्टेट का होता है, महाधिवक्ता उसको कहते हैं, तब उसके चुनने के लिए मुख्यमंत्री ही सलाह देता है राज्यपाल को। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य या अध्यक्ष चुनने के लिए, राज्य निर्वाचन कमिश्नर चुनने के लिए मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सलाह देता है। दूसरा चीज देख लिया। तीसरी चीजें देखो, राज्य लोक सेवा आयोग जितना भी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्य के निर्वाचन में मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को कि भैया इसको चुनिए, इसको चुनिए, इसको चुनिए। तो ये मुख्यमंत्री के राज्यपाल को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शक्तियां हो गई जो मुख्यमंत्री के पास है, जो राज्यपाल को वो ये करता है। ठीक है, उसके बाद और बताते हैं, राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही सलाह देता है और बोलता है कि साहब अब विधानसभा का सत्र सेशन बुला दीजिए, अब विधानसभा का सेशन को विघटित कर दीजिए। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान उसका विघटन करना, ये सब सारा का सारा जो पावर है वो राज्यपाल के पास है। तो राज्यपाल अपने मन से थोड़े काम करता है, वो मुख्यमंत्री सलाह देता है उसको। कौन देता है सलाह? मुख्यमंत्री। तो विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना, विघटित करने के लिए सिफारिश करता है। उसके बाद सभा पटल पर सारी नीतियों को घोषित करता है। आप देखते होंगे हमेशा दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा टीवी चैनल में आपको मिल जाएंगे पीछे भारत के 2 झंडा लगा करके, और कोई भी अपडेट हो तो तुरंत लेकर के आ जाते हैं। तो इस तरीके से नीतियों का घोषणा करता है। कोई कमेंट नहीं है हमारा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आप ये समझिए, अन्य शक्ति, अन्य कार्य में आप इसको समझ सकते हैं कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उसी तरीके से राज्य में राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अंतरराज्यीय विकास परिषद का सदस्य होता है। अंतरराज्यीय विकास परिषद का ये क्या होता है? सदस्य होता है। उसके बाद क्षेत्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद होता है ना, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ऐसे कर करके क्षेत्रीय काउंसिल है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसका भी ये सदस्य होता है। और बारी बारी से चक्र, बारी बारी से यह हर एक राज्य को मौका दिया जाता है उपाध्यक्ष बनने का। ऐसे क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गृह मंत्री। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी कौन होता है? वही मुख्यमंत्री होता है। अगर मान लिया जाए आपातकाल लग गया, किसी राज्य में आपातकाल लग गया, तो आपातकाल के समय में राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये पूरा का पूरा किसके बारे में है? मुख्यमंत्री के बारे में हम समझ गए। उसके बाद राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, और वो अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के राज्यपाल को सलाह देता है। ये सारी चीजें हमने मुख्यमंत्री के बारे में देख लिया। अब आती है बात मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि सेंटर में 3 तरह का मंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य में भी 3 तरह का। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। 3 तरीके का मंत्री सेंटर में भी होता है और राज्य में भी होता है। कैबिनेट मंत्री सबसे हेड होते हैं, मुख्य यही काम करते हैं। राज्य मंत्री इनके सपोर्टिंग होते हैं और उप मंत्री इनके भी सपोर्टिंग। राज्य मंत्री के पास में भी छोटे मोटे मंत्रालय होते हैं, कैबिनेट मंत्री के पास में मुख्य मंत्रालय बड़े बड़े जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग ऐसे होते हैं। राज्य मंत्री के पास छोटे मोटे छुटपुटिया टाइप का विभाग होता है। और उप मंत्री के पास में कोई स्पेशल विभाग नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा सेल या इनके सहायता के लिए इनको रखा जाता है। ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, बाद में राज्य मंत्री, फिर उप। तो ये 3 प्रकार के मंत्री यहाँ भी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें गौर करने वाली है। वो गौर करने वाली चीज़ें ये है कि सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मंत्रिपरिषद है, तो मंत्री होंगे इसमें। तो मंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कैसे करेगा? मुख्यमंत्री सलाह देगा तब करेगा। इसका शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ भी दिलवाता है कौन? राज्यपाल दिलवाता है। कितने दिन तक के कार्यरत है? तो इसका कार्यकाल 5 साल है। बाकी मुख्यमंत्री जब चाहे तब हटवा दे इसको, या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तब हट जाएगा, या विधानसभा में विश्वास खत्म हो जाए तब हट जाएगा। इतनी चीज़ें वही जो मुख्यमंत्री पे अप्लीकेबल है वो मंत्रिपरिषद पे अप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और उसके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति के संबंध में 163 में है, और मंत्रिपरिषद सलाह देगा ये किस में है? 163 में। और
नियुक्ति के संबंध में 164 में है। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री बता दिए, 5 साल का कार्यकाल, लेकिन कभी भी विघटित किया जा सकता है। उसके बाद अभी आपातकाल जब लगता है, आपातकाल अभी हमने बताया था, उस समय राजनीतिक कार्य मुख्यमंत्री करते हैं, उस समय मंत्रिपरिषद भंग कर दिया जाता है। 356 के तहत जब राज्य में आपातकाल लगता है तो उस समय भंग कर दिया जाता है। 356 के तहत किस कारण से आपातकाल लगता है? तो एक कारण है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। ध्यान रखिएगा, राज्यों में आपातकाल कब लगाया जाता है? जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब वहाँ पे क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर केंद्र सरकार का कोई केंद्रीय विषय पर, यूनियन लिस्ट पर कोई नियम निकाला गया और राज्य उसको लागू नहीं करवा रहा है, तो वैसे कंडीशन में 356 के तहत वहाँ क्या कर सकता है? इमरजेंसी लगा सकता है। जैसे अभी सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, अगर कोई राज्य इसे लागू नहीं करता है तो केंद्र सरकार चाहे तो उस राज्य में इमरजेंसी लागू करवा सकता है। किसके अधीन? 356 के अधीन। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इमरजेंसी में हम लोग इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मुख्यमंत्री के सलाह पर इसको भंग भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक बात आती है, भाई मैं चाहूँ मंत्री बनना, क्या मैं मंत्री बन सकता हूँ बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य का? बिल्कुल बन सकता हूँ। 6 महीना के अंदर, वही मुख्यमंत्री वाली कहानी, 6 महीना के अंदर या तो विधानसभा का बन जाइए, और जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद का भी सदस्य बन सकते, कहीं से भी कुछ भी हो तिरकमबाजी करके आप बन जाइए, बाकी सब देख लिया जाएगा। तो ये चीज़ें मंत्रिपरिषद के बारे में हो गई। आप इन चीज़ों को मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक और पॉइंट है, ये आपको बता देते हैं। किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का कुल संख्या उसके विधानसभा के सदस्यों के, विधानसभा के, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये केंद्र के लिए भी एप्लीकेबल है। हाईएस्ट मंत्री कितने लोग हो सकते हैं? 15%। मान लो कि 100 सीट है, अगर केंद्र में लोकसभा, केंद्र की बात हो तो लोकसभा में, और राज्य की बात हो तो विधानसभा में, अगर 100 सीट है तो 15% मतलब 15 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, इससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये हाईएस्ट 15% है। तो सवाल आएगा मिनिमम कितना? तो मिनिमम 12 व्यक्ति, ये परसेंट नहीं, मिनिमम 12 लोग या 12 मंत्री। किसी भी राज्य में मिनिमम 12 मंत्री हो सकते हैं और अधिकतम 15% हो सकते हैं। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप अच्छे से ध्यान करिएगा, नोट रखिएगा। ठीक है, 6 महीने वाला बात तो कर ही दिए। वेतन भत्ता सारा कुछ विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सब चीज़ तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं, जिस तरीके से केंद्र में अर्थात सेंटर में लोकसभा होता है ना, लोकसभा, और मंत्रिपरिषद होते हैं, केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, तो इस तरीके से कैबिनेट मंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद होता है। तो जिस तरीके से संसदीय व्यवस्था, देखिए संसदीय व्यवस्था का यही नियम है कि मंत्रिपरिषद जो होता है ना, कौन? एग्जीक्यूटिव। मंत्रिपरिषद कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गया। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या मंत्री क्या होते हैं? कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। अगर वो मंत्री हैं तो कार्यपालिका का हिस्सा है, अगर वही लोकसभा या विधानसभा के सदस्य के रूप में सदन में काम कर रहे हैं तो वो विधायिका के हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो सामूहिक रूप से, कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र में हर एक पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सामूहिक रूप से, एक तो सामूहिक रूप से और दूसरा होता है व्यक्तिगत रूप से। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो केंद्र में प्रेसिडेंट, क्योंकि हर एक मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो केंद्र में प्रेसिडेंट और राज्य में राज्यपाल। सामूहिक रूप से लोकसभा और विधानसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से राज्य में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब ये उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे, ये वो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी मंत्रिपरिषद या कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य
को विधान परिषद विधानसभा में उसको सवाल जवाब करना होगा। अगर विधानसभा उससे कुछ सवाल कर रही है तो वो जवाब देना पड़ेगा उसको अपने नीतियों के लिए। वो किसी भी कार्य के लिए पूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से, ठीक है ना, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है, अर्थात रिस्पॉन्सिबल होगा। वहां पर उसको जवाब तलब करना पड़ेगा। वो मंत्रिपरिषद जितने भी हैं उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री, मान लो कि हम मंत्री हैं, कोई एक कैबिनेट का फैसला लिया गया, फैसला तो कैबिनेट से ही होता है, कैबिनेट का फैसला लिया गया और हम उसमें असहमति जाहिर कर दिए। तो अगर हम असहमति जाहिर कर दिए तो हमें मंत्री पद का त्याग करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। हमें सामूहिक उसमें, चाहे वो हमारे पक्ष की बात हो न हो, अगर कैबिनेट का फैसला है तो हमें उसे समर्थन देना ही देना होगा, नहीं तो मंत्री पद से हमें त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। सबसे पहले वो उसी समय भीमराव अंबेडकर त्यागपत्र दे दिए थे। हिंदू कोड बिल का कोई मुद्दा आया था, उस पर भीमराव अंबेडकर अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो वही चीजें राज्य में भी चलती है। सारे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने क्रियाकलाप के प्रति उत्तरदायी होते हैं विधानसभा में, ठीक है। ये चीज पूरा समझ में आ गया। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब समझ में आ गया कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है, अर्थात राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। तो अगर मुख्यमंत्री चाहे तो कभी भी राज्यपाल को सलाह दे दे और राज्यपाल उसे हटा सकता है। अगर कोई भी मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं निभा पाता है या वो फेल हो जाता है, अविश्वास की भी स्थिति आ जाती है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। सरकार की विघटन हो जाती है उस समय। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिए। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है महाधिवक्ता, इसे भी देख ही लेते हैं। महाधिवक्ता हमने पहले ही बताया, महाधिवक्ता का जो नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। महाधिवक्ता के बारे में चर्चा किस में की गई है? 165 में। ध्यान रखिए, 163 में यह बताया गया कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 में उस मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री मुख्यमंत्री होगा, उसका नियुक्ति, वेतन भत्ता, सारा कुछ के बारे में। और 165 में महाधिवक्ता, ये ध्यान रखिएगा, 165 में महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता और केंद्र का सर्वोच्च कानून अधिकारी तो उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? सॉरी, एडवोकेट जनरल नहीं, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी उसको कहते हैं, ठीक है। ये किस व्यक्ति को बनाया जाएगा महाधिवक्ता? तो देखिए, ये कानून का ज्ञाता होना चाहिए। अगर कानून का अधिकारी है तो कानून का ज्ञाता, कानून का ज्ञाता कौन? तो इसकी एलिजिबिलिटी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाएगा। कई बार सवाल पूछता है कि महाधिवक्ता बनाने के लिए योग्यता क्या चाहिए? पहला ऑप्शन में दे देगा जिला न्यायाधीश का, दूसरा ऑप्शन में दे देगा वकील का, तीसरा में दे देगा उच्च न्यायालय का, चौथा में दे देगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने का योग्यता रखता हो। एक चीज और हमेशा सवाल पूछता है क्वेश्चन में कि कौन ऐसा अधिकारी है जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन वहां मत देने का अधिकार नहीं है। भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन वहां वोटिंग नहीं कर सकता। वो कौन अधिकारी है? तो राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी, वही अटॉर्नी जनरल। ये किसी भी जगह जा सकता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो लोकसभा जा सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट पे वोटिंग नहीं कर सकते। तो यही चीज़ राज्य में महाधिवक्ता के साथ में होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। इनको विधानमंडल के सदस्य के हिसाब से एमएलए के ही अनुसार इनको पेमेंट दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा महाधिवक्ता से संबंधित हमने पॉइंट को देख लिया। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है इस मंत्रिपरिषद से संबंधित कि मंत्रिपरिषद, जैसे कुछ मंत्री होते हैं वो विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के मेंबर होते हैं, कुछ विधान परिषद के, काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो जो मंत्री जिस विधान का, जिस सदन का सदस्य होगा वहीं वोटिंग कर सकता है, बाकी वो भाग कहीं भी ले सकता है।
विधानसभा में भी जा सकता है, विधान परिषद में भी जा सकता है, लेकिन अगर वोटिंग करनी होगी तो जहाँ का वो सदस्य होगा वहीं पर वो वोटिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात आगे समझ में? ये पूरा का पूरा हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, राज्य कार्यपालिका हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।